स्वागत है। आज हमारे पास बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया से जुड़ा एक दस्तावेज है। ये विजन नाम का एक प्रकाशन है, अक्टूबर 2025 का अंक। ये IIBF मतलब भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सदस्यों के लिए एक तरह का प्रोफेशनल न्यूज़लेटर है। अब ये सुनने में थोड़ा सूखा लग सकता है, लेकिन इसमें छुपी बातें कमाल की हैं। सही कहा। ये सिर्फ नियमों और आंकड़ों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक तरह से एक टाइम मशीन है जो हमें दिखाती है कि 2025 के आखिर में भारत का रिजर्व बैंक और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम किस दिशा में सोच रहा था। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि उस वक्त पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। ऐसा लग रहा है कि 2025 वो साल था जब RBI ने रोज-रोज की आग बुझाने वाले डॉक्टर का काम छोड़कर भविष्य के लिए एक मजबूत इमारत बनाने वाले आर्किटेक्ट का रोल अपना लिया था। चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि इस दस्तावेज में हमें सिर्फ फैसले नहीं बल्कि उन फैसलों के पीछे की सोच दिखती है। और ये सोच मतलब ग्राहकों से लेकर बड़ी बड़ी बैंकों तक सबकी दुनिया बदलने वाली थी। तो चलिए सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और नतीजा ये था कि रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रहा, कोई बदलाव नहीं। अब ये तो हेडलाइन हो गई, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या सब कुछ इतना ठीक चल रहा था कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी? आपका सवाल ही जवाब है। रेपो रेट का स्थिर रहना दरअसल एक बहुत बड़े आत्मविश्वास का संकेत था। इसे ऐसे समझिए, जब गाड़ी हाईवे पर सही स्पीड में चल रही हो तो आप बार बार ब्रेक या एक्सेलरेटर नहीं दबाते। RBI यही कह रहा था कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। और जो बाकी दरें हैं SDF 5.25% और MSF 5.75% पर, उन्हें भी नहीं छेड़ा गया। अच्छा, ये SDF और MSF, हम ये शब्द बहुत सुनते हैं। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। इन्हें बैंकिंग सिस्टम का सेफ्टी वॉल्व समझिए। SDF यानी स्थायी जमा सुविधा, वो दर है जिस पर बैंक अपना फालतू पैसा रात भर के लिए RBI के पास सुरक्षित पार्क करते हैं और कुछ ब्याज कमाते हैं। और MSF मतलब सीमांत स्थायी सुविधा, वो इमरजेंसी खिड़की है जहां से बैंक जरूरत पड़ने पर RBI से उधार लेते हैं। इन दोनों को स्थिर रखने का मतलब था कि RBI कह रहा है सिस्टम में न तो पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, न ही बाढ़ आई हुई है, सब कुछ नियंत्रण में है, घबराने की कोई बात नहीं। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, असली कहानी ब्याज दरों में नहीं बल्कि उन बदलावों की लंबी सूची में है जिनका प्रस्ताव रखा गया है। ऐसा लगता है जैसे नियमों की कोई बड़ी दिवाली की सफाई चल रही हो। दिवाली की सफाई बिल्कुल सही शब्द है। ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये एक पूरी सोच में बदलाव था। RBI अब ये नहीं कह रहा था कि तुम्हें ये करना है, बल्कि वो कह रहा था कि हम इन पुराने और उलझे हुए नियमों को हटा रहे हैं ताकि तुम अपना काम बेहतर ढंग से कर सको। ये नियामकीय बोझ कम करने और व्यापार को आसान बनाने की एक बहुत सोची समझी कोशिश थी। इस लिस्ट में कुछ चीजें बहुत तकनीकी लगती हैं, जैसे पूंजी बाजार एक्सपोजर के दिशा निर्देशों की समीक्षा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा असर भारत की बड़ी कंपनियों पर पड़ने वाला था। मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी विदेश की किसी कंपनी को खरीदना चाहती है। इस प्रक्रिया में बहुत पैसा लगता है, जो बैंक से लोन लेना पड़ता है। ये नए नियम बैंकों के लिए ऐसी बड़ी डील्स को फाइनेंस करना आसान बना रहे थे। ये एक तरह से भारतीय कंपनियों को दुनिया के मंच पर और मजबूत बनाने की तैयारी थी। और एक और शब्द है जो बार बार आता है, रिस्क वेटेज। दस्तावेज कहता है कि NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर रिस्क वेटेज की समीक्षा होगी। ये रिस्क वेटेज क्या भला है? इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सफर पर जा रहे हैं और आपके पास एक सूटकेस है जिसकी एक वजन की लिमिट है। आप उसमें एक तकिया भी रख सकती हैं और लोहे का एक टुकड़ा भी। दोनों जगह शायद बराबर घेरे, लेकिन वजन लोहे का ज्यादा होगा। बैंकिंग में रिस्क वेटेज कुछ ऐसा ही है। हर लोन का एक रिस्क होता है। घर बनाने के लिए दिया गया लोन शायद तकिए जैसा कम रिस्की हो, लेकिन एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट के लिए दिया गया लोन लोहे जैसा ज्यादा रिस्की हो सकता है। RBI कह रहा था कि हम फिर से देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कितना वजनी मानना है। तो इसका असली मतलब ये है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव लगाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि NBFCs बिना डरे बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं। ये तो सीधे सीधे देश की सड़कों और बंदरगाहों के भविष्य से जुड़ा फैसला है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
और इसी लिस्ट में आम लोगों से जुड़ी चीजें भी थीं, जैसे बेसिक बचत बैंक खातों के नियमों की समीक्षा। ये दिखाता है कि आर्किटेक्ट सिर्फ गगनचुंबी इमारतें ही नहीं, बल्कि आम आदमी के घर की नींव पर भी ध्यान दे रहा था। तो ये तो हुई सिस्टम की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इन सब का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा था? क्योंकि आखिर में तो वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहाँ कुछ बहुत ही सीधे और बड़े बदलाव थे। सबसे पहला, कर्जदारों के लिए। दस्तावेज के अनुसार आरबीआई ने बैंकों को एक ढांचा बनाने को कहा जिससे ग्राहक फ्लोटिंग रेट लोन से फिक्स्ड रेट लोन में आसानी से स्विच कर सकें। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। मतलब अगर किसी ने 2023 में घर खरीदा था जब ब्याज दरें कम थीं और 2025 तक बढ़ती ईएमआई से परेशान हो गया है, तो उसे एक राहत की सांस मिल सकती है। बैंक उसे एक निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का मौका दे सकता है। ये तो लाखों परिवारों के महीने के बजट को सीधा सीधा प्रभावित करने वाला कदम है। बिल्कुल, ये आरबीआई का एक तरह से ये कहना था कि हम समझते हैं कि ब्याज दरों का चक्र लोगों को परेशान कर रहा है और हम बैंकों को एक रास्ता दे रहे हैं कि वे अपने ग्राहकों को थोड़ी स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी दे सकें। और एक और योजना है जिसका नाम सुनकर ही चक्कर आ जाए, अपरिचालित खातों तथा अदावी जमा राशियों के त्वरित भुगतान के सुगमीकरण हेतु योजना। हाँ, नाम तो किसी सरकारी फॉर्म जैसा ही है। चलिए इसे अपनी सहूलियत के लिए भूले बिसरे खाते योजना कहते हैं। हाँ, ये बेहतर है। तो इस भूले बिसरे खाते योजना का असल मकसद क्या था? इसका मकसद बहुत गहरा है। भारत के बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे खातों में पड़े हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं या उनके वारिसों को उनके बारे में पता ही नहीं है। ये योजना, जो अक्टूबर 2025 से 1 साल तक चली, बैंकों को एक मिशन पर भेज रही थी। जाओ, इन खाताधारकों या उनके कानूनी वारिसों को ढूंढो और उनका पैसा उन्हें लौटाओ। ये सिर्फ पैसे लौटाने की बात नहीं थी, ये बैंकिंग सिस्टम में लोगों के भरोसे को फिर से मजबूत करने की कवायद थी। और इसी से जुड़ा एक और नियम है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा। दिवंगत ग्राहकों के खातों के दावों का निपटान 15 दिनों के अंदर करना होगा, वरना नामांकित व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। आपने एक बहुत जरूरी बात पकड़ी है। ये छोटे छोटे बदलाव ही मिलकर सिस्टम में भरोसे को मजबूत करते हैं। ये दिखाते हैं कि नियामक अब प्रक्रिया को ग्राहक के नजरिए से देख रहा है। और सच कहूं तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किसी को भी अपने दुख के समय बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए। सही बात है। ये ग्राहक केंद्रित बैंकिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये जो ग्राहकों को सीधे राहत देने की बात है, ये सिर्फ लोन और बचत खातों तक सीमित नहीं रही होगी। आज के दौर में सबसे बड़ा ग्राहक अनुभव तो डिजिटल पेमेंट में होता है। इस दस्तावेज में उस मोर्चे पर क्या हो रहा था? उस मोर्चे पर भी बहुत बड़ा काम हो रहा था। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। पेमेंट एग्रीगेटर्स, ये कौन है? ये ऑनलाइन दुनिया के कैशियर हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर कुछ खरीदते हैं और अपना कार्ड या यूपीआई डिटेल डालते हैं, तो ये पेमेंट एग्रीगेटर ही आपके बैंक से पैसा लेकर दुकानदार तक सुरक्षित पहुंचाता है। जैसे जैसे डिजिटल भुगतान बढ़ रहा था, इन कैशियर्स पर लगाम कसना बहुत जरूरी हो गया था। हाँ, और आरबीआई ने 3 श्रेणियों में बांटा। फिजिकल, मतलब दुकानों पर कार्ड स्वाइप, क्रॉस बॉर्डर यानी विदेशी भुगतान, और ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स होता है। तो मतलब हर तरह के डिजिटल कैशियर के लिए अब नियम कानून तय हो गए थे। हाँ, और सिर्फ नियम ही नहीं, गैर बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरतें भी तय की गई। मतलब उन्हें एक निश्चित रकम हमेशा अपने पास रखनी होगी ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वे ग्राहकों के पैसे लौटा सके। साथ ही एस्क्रो खातों के नियम भी सख्त किए गए। ये वो खास खाते होते हैं जहां आपका पैसा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक आपका सामान आप तक पहुंच न जाए। ये सब डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को और मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए था। सुरक्षा की बात चली है तो एक और कदम उठाया गया था। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल लेनदेन के लिए सिर्फ 2 स्तरीय प्रमाणीकरण यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही काफी नहीं है, अतिरिक्त जांच भी अपनाई जाए। क्या हमारा पासवर्ड और ओटीपी वाला सिस्टम काफी नहीं था? आरबीआई उससे एक कदम आगे की सोच रहा था। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त रखी। कम से कम एक प्रमाणीकरण का स्तर गतिशील यानी डायनामिकली जनरेटेड होना चाहिए, जैसे कि एक ओटीपी जो हर बार नया आता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ यही काफी नहीं, बैंक इससे भी ज्यादा सुरक्षित तरीके अपनाए। ये हैकर्स और धोखेबाजों के लिए काम और मुश्किल बनाने की सीधी कोशिश थी। अब जरा बड़ी तस्वीर पर आते हैं। हमने नियम देख लिए, ग्राहकों पर असर देख लिया, लेकिन ये सब करने वाले जो लोग हैं, जो नियामक हैं, उनकी सोच क्या थी? इस दस्तावेज में आरबीआई के डिप्टी गवर्नरों के कुछ बहुत दिलचस्प बयान हैं। हाँ,
और वो बयान हमें उनके भविष्य की सोच की झलक देते हैं। डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबीज की तुलना एक वट वृक्ष से की है। वाह, वट वृक्ष वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। आमतौर पर हम सरकारी बैंकों को धीमा और सुस्त समझते हैं, लेकिन यहाँ तो आरबीआई उन्हें एक विशाल पोषण देने वाले पेड़ की तरह देख रहा है। ये तो सोच में एक बड़ा बदलाव है। ये सादृश्य बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने कहा कि इन बैंकों का काम केवल छाया देना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उनकी छत्र छाया में एमएसएमईज यानी छोटे उद्योग, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों जैसे नए पौधे फले फूले। ये दिखाता है कि नियामक पीएसबीज को केवल मुनाफा कमाने वाली मशीन नहीं, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन मानते हैं। वहीं दूसरे डिप्टी गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि एआई को अपनाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है, और उन्होंने इसके लिए बहुत स्पष्ट क्षेत्र भी बताए। धोखाधड़ी का पता लगाना, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा और यहाँ तक कि लोन चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना। ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है जो दिखाती है कि आरबीआई तकनीक को एक समाधान के रूप में देख रहा है, न कि एक खतरे के रूप में। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? अगर सारे लोन एआई के भरोसे दिए जाने लगे तो क्या छोटे शहरों के या कम डिजिटल साक्षर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जिन्हें शायद एल्गोरिथम ठीक से समझ ना पाए? ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है, और यही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। एआई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है अगर उसे सही डेटा पर ट्रेन न किया जाए। नियामक इस बात को समझते हैं। श्री राव के भाषण का सार यही था कि हमें एआई को सावधानी से अपनाना है, एक ऐसा ढांचा बनाना है जो नैतिक और निष्पक्ष हो। ये एक शुरुआत थी, अंत नहीं। और इस सारी सकारात्मक सोच और सुधारों को सहारा देने के लिए जमीन पर क्या हो रहा था? क्या अर्थव्यवस्था भी साथ दे रही थी? बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। इस दस्तावेज में अगस्त 2025 की मासिक समीक्षा के कुछ आंकड़े हैं जो काफी उत्साहजनक हैं। तो मतलब अर्थव्यवस्था का इंजन तेज चल रहा था, इसीलिए मैकेनिक के पास बाकी गाड़ी को ठीक करने और अपग्रेड करने का समय और आत्मविश्वास था। आपने पूरी कहानी को एक लाइन में समेट दिया। आंकड़े देखिए, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8% रही, सेवा निर्यात में 12.2% की शानदार वृद्धि हुई, और सबसे महत्वपूर्ण चालू खाता घाटा मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट जो जीडीपी के 0.9% से घटकर सिर्फ 0.2% पर आ गया। सरल शब्दों में भारत लगभग उतना ही विदेशी मुद्रा कमा रहा था जितना खर्च कर रहा था। ये एक बहुत मजबूत स्थिति थी। और इसमें एक आंकड़ा है जो मुझे वटवृक्ष वाली बात से सीधे जोड़ता हुआ दिखा। एमएसएमईज यानी छोटे उद्योगों को दिए जाने वाले बैंक ऋण में 17.4% की शानदार वृद्धि हुई। हाँ, ये दिखाता है कि वो वट वृक्ष सच में छोटे पौधों को पोषण दे रहा था। अर्थव्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर भी विकास पहुंच रहा था और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ने के लिए पूंजी मिल रही थी। ये आंकड़े उस आत्मविश्वास की नींव थे जिस पर आरबीआई अपनी भविष्य की इमारत खड़ी कर रहा था। तो इस दस्तावेज की गहराई में उतरकर हमने क्या समझा? 2025 के अंत में भारतीय बैंकिंग सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। जी, इसका फोकस था नियमों के जंजाल को सुलझाना, ग्राहक को बादशाह बनाना, डिजिटल किले को मजबूत करना और भविष्य की तकनीक जैसे एआई को गले लगाना। और ये सब एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जमीन पर हो रहा था। बिल्कुल, ये भविष्य की तैयारी का एक स्पष्ट रोड मैप है जहां नियम बाधा नहीं बल्कि विकास में सहायक बनते हैं। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर है जो न केवल वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रही है बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए भी खुद को तैयार कर रही है।